हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम वैभव ग्लोबल के Q4 FY22 के रिजल्ट्स देखेंगे। उसी के साथ साथ हम कंपनी का फुल ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, यानी कि FY21 वर्सेस FY22। और साथ में हम ये भी देखेंगे FY23 और FY24 में मैनेजमेंट ने बिजनेस के रिलेटेड क्या गाइडेंस दिए, यानी कि क्या रेवेन्यू ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, क्या एबिटा मार्जिन देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ कॉस्ट मेजर्स और क्या कंपनी ने केपेक्स किया है। सो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम डायरेक्टली कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे आ गए। सबसे पहले हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे, यानी कि पिछले साल के Q4 को इस साल के Q4 से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 2.9% की ग्रोथ है और फुल ईयर बेसिस पे 8.4% की ग्रोथ है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वैभव ग्लोबल का, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस देखने को मिल रहा है हमें US, UK और जर्मनी में। पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिला था और इसी रीज़न की वजह से FY21 में जो वैभव ग्लोबल का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। यानी कि जो बेस ईयर है FY21, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हाई सेल्स देखने को मिल रही है। अगर आप हाई बेस ईयर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। इसी रीज़न की वजह से मैनेजमेंट ने यहाँ पे FY20 के रिलेटेड डेटा दिया है। यहाँ पे अगर आप Q4 FY20 से कंपैरिजन करते हो तो 37% की ग्रोथ है, यानी कि नॉर्मल बेस ईयर। और उसी के साथ साथ फुल ईयर बेसिस पे FY20 से कंपेयर करते हो तो 38.6% की ग्रोथ है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे आपको 0.2% की गिरावट देखने को मिल रही है और फुल ईयर बेसिस पे 5.8% की ग्रोथ है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप FY20 से कंपेयर करते हो तो 32.3% की टीवी रेवेन्यू में ग्रोथ है। उसके बाद डिजिटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3.5% से इंक्रीज हुआ है और फुल ईयर बेसिस पे 8.5% की ग्रोथ है। साथ ही साथ फुल ईयर बेसिस पे यहाँ पे आप देख सकते हो 48.5% और 55% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो 162% की हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1% की ग्रोथ है और फुल ईयर बेसिस पे 8.3% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो भी हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं 62.3% के आसपास। उसके बाद कंपनी का एबिटा देख लेते हैं, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 44.7% की गिरावट है और फुल ईयर बेसिस पे 21.8% की गिरावट है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कंपनी ने जर्मनी में भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और रिसेंटली जर्मनी का जो बिजनेस है वहाँ पे ईयरली कंपनी को अराउंड 40 to 45 करोड़ के आसपास लॉस बेयर करना पड़ रहा है। और इसी के रिलेटेड मैनेजमेंट ने ये कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 24 के Q3 से कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करेगी। यानी कि अभी से अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 6 क्वार्टर के बाद यहाँ पे जर्मनी का जो बिजनेस है वहाँ से हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप जर्मनी के बिजनेस का परफॉर्मेंस हटाते हो तो 30.4% की आपको ओवरऑल गिरावट देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू 44.7%। और फुल ईयर बेसिस पे अगर आप जर्मनी के बिजनेस को एक्सक्लूड करते हो तो ओवरऑल गिरावट 10.7% की है। और यहाँ पे अगर हम एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 12.8% से डिक्रीज होकर 6.9% और फुल ईयर बेसिस पे 15.3 से 11% हो गए हैं। यहाँ पे सीधी सी बात है, मार्जिन्स भी इसलिए डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि कंपनी ने जर्मनी में अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट किया है और उसी के साथ साथ कुछ डिजिटल एक्सपेंडिचर भी देखने को मिल रहे हैं। उसके रिलेटेड भी हम आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 51.8% से डिक्रीज हुआ है और फुल ईयर बेसिस पे 12.8% से डिक्रीज हुआ है। और यहाँ पे अगर आप जर्मनी के बिजनेस को एक्सक्लूड करके कंपनी का परफॉर्मेंस देखते हो तो 20.3% से गिरावट है और फुल ईयर बेसिस पे 5.1% से गिरावट है। यहाँ पे अगर हम सिर्फ नंबर बेसिस पे अभी के लिए कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो फुल ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस तीनों में ही हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके हिसाब से तो हम बोल सकते हैं कि अभी परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। अब मैं आपके साथ एक बार कंपनी के बिजनेस डायरेक्शन के रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करता हूँ, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 और फाइनेंशियल ईयर 24 में हमें कंपनी के बिजनेस में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे एक बार हम सबसे पहले कुछ इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो FY22 में
कंपनी ने वेब मार्केटिंग, मार्केट प्लेसेस और OTA के रिलेटेड कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर किए हैं जो कि इतने परसेंट से इंक्रीज़ हुए हैं, 151, 38 और 30% से, और इसी रीज़न की वजह से आपको इनके EBITDA मार्जिन्स पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिलेटेड आप देख सकते हो FY22 में अराउंड $42 मिलियन का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप चाहो तो इसको थोड़ा सा डिटेल में भी देख सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये साल कंपनी ने FY22 में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से आपको अल्टीमेटली कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे जब आप कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल को सुनते हो, यानी कि Q4 FY22 के, तो वहाँ से आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती है कि कंपनी का बिजनेस कहाँ पे जा रहा है। सबसे पहली चीज़ ये है, यहाँ पे सबसे पहले मैनेजमेंट ने रेवेन्यू गाइडेंस दी है FY23 के लिए, जो कि अराउंड 7 to 8% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। ये काफ़ी कम है, और उसके पीछे का मैनेजमेंट ने रीज़न यही दिया है कि मैक्रो हेडविंड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, इसलिए वो यहाँ पे कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रहे हैं। उसके बाद EBITDA मार्जिन्स के रिलेटेड भी मैनेजमेंट ने यही कहा है कि भाई अराउंड 10% के आसपास हमें EBITDA मार्जिन्स देखने को मिलेंगे, यानी कि FY23 में भी हम बोल सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कंपनी ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड कई सारी चीज़ें करी है, जैसे कि आप देख सकते हो कॉल सेंटर के रिलेटेड, शिपिंग एंड वेयरहाउसिंग, और उसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल IT वेंडर्स के साथ। यहाँ पे ये टोटल $5 मिलियन के आसपास एनुअल सेविंग्स देखने को मिलेगी। बेसिकली FY23 में 7 to 8% की रेवेन्यू गाइडेंस प्लस कॉस्ट मेजर की वजह से हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो सकता है। ये हो गया FY23 के रिलेटेड। अब आ जाते हैं हम FY24 की बात करें, तो FY24 में मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दी है कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो वापस से 11 to 12% की देखने को मिल सकती है, और EBITDA मार्जिन जो है वो वापस से हमें 10 की जगह 14% के आसपास देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जर्मनी का जो बिज़नेस है वो Q3 FY24 से प्रॉफिटेबल हो जाएगा। FY24 में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं कंक्लूजन में चीज़ें बताऊँ तो FY23 में हमें कंपनी के बिजनेस में हेडविंड्स देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑनलाइन सेक्टर में हमें थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। दूसरा, रेवेन्यू गाइडेंस भी हम मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा नहीं दी है, तो काफ़ी कंजर्वेटिव गाइडेंस है, तो हमें 7 to 8% की हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और EBITDA मार्जिन्स में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, हालांकि नेक्स्ट 3 से 4 क्वार्टर में जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कंपनी ने किया है उसके बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। मोटा मोटी FY23 में ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। FY24 की बात करें तो FY24 में वापस से रेवेन्यू अच्छा ग्रोथ होगा, EBITDA मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होगा, और जैसे ही जर्मनी का बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तो वहाँ से हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, यानी कि FY24 के Q3 से कंपनी के बिजनेस में हमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अब एक बार हम कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको किस तरीके से डिसीजन लेना है। अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ें सही लगती है तो आप उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, और अगर नहीं लगती तो आप उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो अगर हम कंपनी के ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 66 to 70% की हमें गिरावट देखने को मिली है, और यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो हायर लेवल पे ये स्टॉक में ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ पे आपको किस तरीके से डिसीजन लेना है। सबसे पहली चीज़, अगर हम बिज़नेस की बात करें तो मैंने आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर ली और बिज़नेस पूरी तरीके से इंटैक्ट देखने को मिल रहा है। बिज़नेस में फंडामेंटली हमें कोई भी गड़बड़ देखने को नहीं मिल रही है। सबसे पहली चीज़ ये है कि बिज़नेस में अभी नेक्स्ट 2 साल के लिए हमें स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, और काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज ओवरऑल अगर हम देखें तो वैभव ग्लोबल का बिजनेस अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे क्या आपको एवरेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। पहली चीज़, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में आपने वैभव ग्लोबल को टोटल कैपिटल में 4 या 5% का अगर एलोकेशन दिया है तो मेरे हिसाब से आपको एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी है
तो आप थोड़ा सा अपना 1% या 2% एलोकेशन इंक्रीज़ कर सकते हो। और अगर आपका एलोकेशन 5% से कम है तो आप उसको इंक्रीज़ करके 5% जितना एलोकेशन रख सकते हो। सो अगर ये चीज़ें तो आपको एवरेज करना चाहिए, और अदरवाइज़ आपने 10 या 8 या 9% जितना एलोकेशन वैभव ग्लोबल में पहले से करके रखा है, तो मेरे ओपिनियन में आपको और ज़्यादा एलोकेशन इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस में भी हेडविंड्स हैं। और अगर आपको इसके अलावा कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं मेरे हिसाब से डिसीजन लेके आपको बता रहा हूँ, बट आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत अलग हो सकती है। सो वो चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपको कैसे डिसीजन लेना है। बट जितना हो सकता है मैंने आपको उसके लिए एक आइडिया दे दिया है कि ओवरऑल बिजनेस की क्या सिचुएशन है। और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी चाहिए तो आपको कंपनी के Q3 Q4 के कॉन कॉल्स पढ़ने चाहिए, ताकि आपको भी बहुत अच्छे से पता चले कि कंपनी का बिजनेस कहाँ पे जा रहा है। और रही बात लॉस में बेचने की, तो मेरे हिसाब से तो आपको नहीं सेल करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जब रैली आती है तो भी बहुत ज़बरदस्त आती है, और जब गिरावट होती है तभी भी हमें अच्छी खासी देखने को मिलती है। सो जितना हो सके आपको 4 या 5 साल का लॉन्ग टर्म होराइजन रखना चाहिए, क्योंकि किसी बिजनेस को ग्रो होने के लिए भी अच्छा खासा टाइम लगता है। और यहाँ पे कॉन कॉल्स में मैनेजमेंट ने भी ये कहा है कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 26-27 तक देखते हो तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आराम से 13 से 14% जितना ग्रो करेंगे। सो ओवरऑल बिजनेस वाइज तो अभी तक कोई गड़बड़ देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, डेफिनेटली अगर बिजनेस में कोई फंडामेंटली बड़ी प्रॉब्लम होती है तो हमें डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ भाई, ये स्टॉक को सेल करके आप दूसरे स्टॉक में जा सकते हो। बट स्टॉक प्राइस को देख के अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो उसके हिसाब से आपका डिसीजन गलत हो सकता है। और यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में मैनेजमेंट अपने खुद के हेड क्वार्टर्स पे शिफ्ट होगी, जिसकी कॉस्ट भी अराउंड $32 मिलियन देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अभी जो फ्राइट कॉस्ट है वो भी हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, और इन्वेंट्री भी कंपनी की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। सो ये सारे रिस्क भी आपको ध्यान में रख के चलने हैं, और उसके बाद सेफ होकर अपना इन्वेस्टमेंट करना है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वैभव ग्लोबल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है, और यूट्यूब ये वीडियोस को और भी लोगों तक रिकमेंड करता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।